हाय गाइस, नमस्कार साथियों। मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हुई हूँ और जिसमें फिर से मैं कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस ही लेकर आई हूँ, क्योंकि ये है कि जितने क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएं तो एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा पूरा। कि आपको मतलब ये है कि जितने भी संचार से संबंधित क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर शुरुआत करते हैं। और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो अधिकतर पढ़ लिए गए हैं और मैंने वीडियो में पोस्ट भी कर दिए गए हैं, तो कुछ क्वेश्चंस और हैं और उसी कड़ी में मैं आगे बढ़ती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, संचार में भाषा है। संचार में भाषा क्या है? मौखिक, कूट। अमौखिक है, प्रतीकात्मक है, चित्रात्मक है, तो इसका सही आंसर है मौखिक, कूट। इसमें देख भी रहे होंगे कि कुछ क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, अधिकतर पेपर में पूछे गए हैं, तो इसमें डेट भी पड़ी हुई है, कौन सा पेपर किस समय पर, कौन सा क्वेश्चंस किस समय पर पूछा गया है। तो संचार की अंतर संबंधित श्रृंखला में विद्यमान मीडिया में बिंदुओं का किस रूप में जिक्र किया जाता है? तो इसका सही आंसर है नेटवर्कड मीडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक निजी डायरी या रिकॉर्डिंग में लेखन किसी के विचारों और भावनाओं का कौन सा उदाहरण है? कौन सा उदाहरण है? यानी कि हम जो हमारे पर्सनल विचार होते हैं या पर्सनल रिकॉर्डिंग होती है या हम जो लिखते हैं, अपना पर्सनल व्यक्तिगत जो हमारा काम होता है, वो हमारा किसके अंतर्गत आता है? इंट्रा पर्सनल। और जो दो के बीच में जो चीज़ें होती हैं वो होती है इंटरपर्सनल। ये चीज़ें आपको अंतर थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इंट्रापर्सनल में क्या हुआ कि स्वयं व्यक्ति अपने विचारों को प्रेषित करता है, यानी कि अपने आप से बातें करना या अपने विचारों को किसी डायरी पर लिखना। लेकिन इंटरपर्सनल में क्या होता है कि दो लोगों के बीच में बात होती है। ठीक है, ये इनमें जरा अंतर आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट पर बातचीत करना संचार का कौन सा रूप है? समानांतर संचार। ठीक, इसके आगे क्वेश्चन देखिए कि पारस्परिक संचार केवल तब होता है जब एक व्यक्ति अद्वितीय व्यक्ति की भांति दूसरे व्यक्ति के साथ विचार का आदान प्रदान करता है। ठीक है, पारस्परिक संचार कब होता है? इंटरपर्सनल। देखो, मैंने अभी आपके सामने बात की थी कि एक व्यक्ति अद्वितीय व्यक्ति की भांति दूसरे व्यक्ति के साथ विचार का आदान प्रदान करता है, तो ये हमारा होता है इंटरपर्सनल। और ऊपर जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि व्यक्ति जब स्वयं की भावनाओं को व्यक्त करता है अपने आप से, तो वहाँ होता है इंट्रा पर्सनल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गैर मौखिक संदेशों के संदर्भ में सही है? तो इसमें क्वेश्चन देखिए कि इनके महत्व को वास्तविकता से अधिक आंका जाता है, यह जोड़ तोड़ का प्रयास करता है, यह प्राय संदेश अर्थ के लिए अप्रासंगिक होते हैं, एक श्रोता के लिए इनको समझना आवश्यक होता है। तो इसका सही आंसर है एक श्रोता के लिए इनको समझना आवश्यक होता है। अंतरावैयक्तिक संचार सहायता करता है, यानी कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जो होता है वो किसके बारे में सहायता करता है? स्वयं के बारे में जानने में। यानी कि इंट्रापर्सनल, बस एक स्पेलिंग का फ़र्क है, ए और ई आपको ध्यान रखना है। यदि ए आ जाए तो यानी कि स्वयं के बारे में बात करना, और ई आ जाए तो यानी कि दूसरे के साथ आप कोई बात कर रहे हैं। निस्यंतक या फिल्टर संदेश में निहित अर्थ को प्रभावित करते हैं। यह संचार किस भाग में पाए जाते हैं? यानी कि निस्यंतक या फिल्टर संदेश जो होता है वो वक्ता और श्रोता दोनों के मन में निहित रहता है। अगला क्वेश्चन है, जनसंचार के प्रचार मॉडल का फोकस क्या रहता है? तो जनसंचार के प्रचार मॉडल का फोकस आइडिशन होता है। अगला क्वेश्चन है कि दो या दो से अधिक लोगों के बीच संचार को क्या कहा जाता है? तो हम दो या दो से अधिक लोगों के बीच संचार को क्या कहेंगे? पारस्परिक संचार, यानी कि इंटरपर्सनल। फिर देखिए, फिर वही घूम के क्वेश्चन आ जाता है बार बार कि दो या दो से अधिक क्या कहेंगे हम? पारस्परिक संचार। पारस्परिक संचार में आचार संहिता क्या होती है? महत्वपूर्ण होती है। निम्नलिखित में से संचार को संचार मध्यस्थता कहा जाता है। तो संचार मध्यस्थता किसको कहा जाएगा? सामूहिक संचार को। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से सार्वजनिक संचार यानी कि पब्लिक कम्युनिकेशन किस संरचना के अंतर्गत होता है?
तो ये हमारा आ जाएगा औपचारिक संरचना, यानी कि जब हमें कोई पब्लिक को कोई न्यूज़ देनी होती है, कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है, तो हम क्या करते हैं, ये औपचारिक हम एक कार्यक्रम को निभाते हैं। गैर मौखिक संचार में क्या शामिल होता है? भाषण देना, टेलीफोन पर बातचीत करना, गीत गाना, यानी कि हाथ मिलाना, जिसमें कि हम बोलचाल नहीं रखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार के अंतर्गत नेतृत्व के उभर कर आने की संभावना सबसे अधिक होती है? तो किस में सबसे अधिक होती है? छोटे समूह संचार में, यानी कि जितना छोटा संचार होगा उतना अच्छा उसमें संभावना अधिक रहेगी। अगला क्वेश्चन है कि मध्यस्थता संचार करने के लिए नकारात्मक प्रतिक्रिया को किस रूप में वर्णित किया जाता है? किस रूप में वर्णित करेंगे नकारात्मक प्रतिक्रिया को? हम आलोचना के रूप में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पारस्परिक संचार के लिए उपयोग होता है? तो इसमें कौन सा सही रहेगा? आंसर क्या है इसमें? आंसर समूह संचार, लक्षित दर्शकों के सामने आमने सामने संचार, या डायटिक संचार यानी कि जो गतिशील होता है वो, या पारस्परिक संचार। तो उसका सही आंसर है डायटिक संचार। अगला क्वेश्चन है गैर मौखिक संदेश व्याख्या व्यापक रूप से किस पर निर्भर करती है? सांस्कृतिक संदर्भ पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके प्रकार संचार के अंतर्गत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग को वर्गीकृत किया जा सकता है? तो क्या होगा इसका सही आंसर? दो तरफा मौखिक। अगला क्वेश्चन है कि वीसीआर पर टेलीविज़न कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग का एक उदाहरण है। समय स्थानांतरण। चार ऑप्शन दिए हैं आपके सामने। तो टेलीविज़न कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग का मुख्य उदाहरण है समय स्थानांतरण। सामग्री संदर्भ, यांत्रिक स्पर्धा, मीडिया, तुल्यकालन से मतलब नहीं है। टेलीविज़न पर यानी वीसीआर पर टेलीविज़न कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग जब हम कर लेते हैं तो हम उसे अपने समय के अनुसार देख सकते हैं। एक कूट लेखन संदेश की चार शर्तें प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं। कौशल, दृष्टिकोण, प्रेषक का ज्ञान, और चौथा कौन सा ऑप्शन है? सामाजिक सांस्कृतिक प्रणाली। यानी कि इन चारों में कौशल है, दृष्टिकोण है, प्रेषक का ज्ञान है और सामाजिक सांस्कृतिक प्रणाली है। अगला क्वेश्चन है कि संचार वृत्तीय होता है जब कूटवाचक एक कूट लेखक हो जाता है, यानी कि एक डिकोडर जो है एनकोडर हो जाता है, तब संचार वृत्तीय की श्रेणी में आ जाता है। जन संचार के सूचना कार्य के रूप में किसका वर्णन किया गया है? तो किसका वर्णन किया गया है जनसंचार के सूचना कार्य के रूप में? निगरानी के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौखिक संचार की सीमा को प्रतिबंधित करता है? तो कौन सा है? यह अपरिवर्तनीय है, कहा हुआ शब्द वापस नहीं लिया जा सकता। मौखिक संचार क्या है कि जो आपने बोल दिया वो बोल दिया, उसे वापस आप नहीं ले सकते। निम्नलिखित में से मेटा संचार वक्ता के किस पहलू से संबंधित है? यानी कि मेटा संचार जो है वो किस पहलू से संबंधित है? पहरावे का इच्छानुरूप चुनाव। ठीक है, इन चारों में से क्या है? शब्दों का इच्छानुरूप, शब्दों और पहरावे के आज्ञानुगत चुनाव, या शब्दों का अज्ञानकृत चुनाव। तो इसमें सही आंसर है मेटा संचार वक्ता के किस पहलू से संबंधित है? यानी कि जो संचार कर रहा है वो इंटेंशनल चॉइस ऑफ ड्रेस, यानी कि पहनावा, जो व्यक्ति के पहनावा होता है ना, मेटा संचार उससे पर्सनैलिटी पर प्रभाव डालता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शारीरिक भाषा को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है? भौतिक संचार, शोर, रिसन और प्रोसबी। तो क्या है? शारीरिक भाषा को रिसन, ये शारीरिक भाषा को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि संचार का ही एक रूप कहलाता है, जिसमें शारीरिक हाव भाव जो होते हैं ना वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आपके सामने कुछ संचार बाधाओं से संबंधित कुछ क्वेश्चन है कि जो कम्युनिकेशन बैरियर्स होते हैं ना वो कौन कौन से होते हैं, और उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, संदेश के हस्तांतरण, प्राप्ति या प्रतिपुष्टि में जो बाधा हस्तक्षेप करती है उसे हम क्या कहते हैं? तो जो बैरियर्स है वो कौन सा है? शोर, यानी कि कहीं हल्ला गुल्ला हो रहा हो तो वो आपको क्या करेगा? संचार में
दिक्कत क्रिएट करेगा, यानी कि कोई भी काम कोई यदि वक्ता के आप कुछ भी सुन रहे हैं तो वो और बाहर हल्ला गुल्ला हो रहा है तो आप उसको ध्यानपूर्वक नहीं सुन सकते। अगला क्वेश्चन है कि संचार प्रक्रिया में विघटन को क्या कहा जाता है? तो विघटन को हम क्या कहेंगे? नॉइस, यानी कि वही शोर। यदि कहीं डिस्टर्ब हो रहे हैं आप तो वो शोर की प्रक्रिया में ही होंगे। निम्नलिखित में से कक्षा में संचार की सबसे शक्तिशाली बाधा कौन सी होती है? भ्रमित शिक्षक। ठीक है, बाधा कौन सी है? यदि शिक्षक भ्रमित है अपने चैप्टर से या अपने टीचिंग से तो वो संचार अच्छा नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखो ये तीनों सत्य हैं कि यह औपचारिक संचार नेटवर्क की तुलना में अधिक तीव्र है, यह औपचारिक नेटवर्क की तुलना में कम शुद्धता से कार्य करता है, यह लगभग सभी संगठनों में पाया जाता है, यह औपचारिक संचार से अधिक अधिमानित है, यानी कि प्रिफर्ड है, ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि संचार की प्रभावशीलता के स्तर सी के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? तो कुछ हैं इसमें जो आपका स्तर सी है, स्तर 7 होते हैं इसमें टोटल मिला के, कि चैनल नॉइज़, सीमेंटिक नॉइज़, साइकोलॉजिकल नॉइज़, सोर्स नॉइज़, ये टोटल मिला के स्तर जो हैं 7 होते हैं। उसमें से आपके सामने ये जो है इसमें कौन सा है जो प्रभावशीलता के स्तर सी के रूप में कार्य करता है? वो आपका चैनल शोर, यानी कि चैनल नॉइज़। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे छोड़कर प्रभावी संचार में आने वाले अवरोध हैं? तो आने वाले अवरोध कौन कौन से हैं? सबसे पहला है इसमें शोर का अभाव, यानी कि प्रभावी संचार में आने वाले अवरोध, यानी कि सूचना का विरूपण, सूचना का अधिभार, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि ये जो दो है ना, ये प्रभावी संचार में आने वाले अवरोध नहीं है इतना। सबसे पहला क्या होता है हमारा, यदि शोर नहीं होगा तो वो कार्य हम अच्छे से कर पाएंगे, संचार को हम अच्छे से सुन पाएंगे। सूचना के अनौपचारिक हस्तांतरण या फिल्टर सूचना को क्या कहा जाता है? तो अनौपचारिक हस्तांतरण और फिल्टर सूचना को ग्रेपवाइन कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको हम क्रियात्मक या शारीरिक शोर, यानी कि साइकोलॉजिकल नॉइज का एक उदाहरण मान सकते हैं? भूख लगना। अगला क्वेश्चन है जटिल शब्दों का उपयोग करते हुए वक्ता को निम्नलिखित में से किसका उदाहरण माना जा सकता है? अर्थ संबंधी शोर, यानी कि जटिल शब्दों का जब उपयोग वक्ता कर रहा होता है तो उसको सीमेंटिक नॉइज के नाम से जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संचार प्रक्रिया में शोर क्या कहलाता है? संदेश के साथ हस्तक्षेप के कारण बनता है। संचार प्रक्रिया में शोर क्या करता है कि संदेश के साथ वो, यानी कि हस्तक्षेप का कारण बनता है, यानी कि वो क्या करता है, उसमें वो बाधा क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लोगों के समूह की निश्चित और वर्गीकृत छाप पूर्व निर्धारित गुणों के संग्रह पर आधारित होती है, उसे हम क्या कहेंगे? ऋण प्रारूप। ठीक है, लोगों के समूह की निश्चित और वर्गीकृत छाप, यानी कि इम्प्रेशन, पूर्व निर्धारित गुणों के संग्रह पर आधारित होती है, उसे हम क्या कहेंगे? ऋण प्रारूप। यानी कि कोई चीज़ हम किसी के बारे में, हमारे मन में जो पूर्व धारणा बनी होती है तो हम क्या करते हैं उसको, भाई हमें पता है ना कि वो व्यक्ति कैसा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अनुभूति जांच का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? दूसरों की भावनाओं और विचारों का पता लगाना, ये अनुभूति जांच का मुख्य लक्ष्य होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पक्षपात की एक विशेषता कौन सी है? तो कौन सी है इसमें? बाहरी समूह के सदस्यों का सामान्यीकृत मूल्यांकन, तो नकारात्मकता, पक्षपातपूर्ण धारणा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है हमारा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन संचार के संदर्भ में श्रेष्ठता प्रभाव की मुख्य धारणा को दर्शाता है? तो सबसे अधिक सूचना सदैव सबसे पहले भाग में आती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर नंबर 1 होगा। निम्न में से संचार के अंतर्गत कौन सा संदेश ग्रहण करने में प्रमुख अवरोधक है? तो कौन सा है? श्रोताओं का दृष्टिकोण, यानी कि श्रोता जो सामने वाला सुन रहा है उसका दृष्टिकोण उस वक्ता के प्रति कैसा है, ये अधिक मायने रखता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से जनसंचार
में संबोधित किए जा सकने की सामर्थ्य किसके द्वारा बदलती है? तो किसके द्वारा बदलती है? डिजिटल माध्यम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संचार के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता और भौतिक पर्यावरण का उपयोग किया जाना कहलाता है, क्या कहेंगे हम? प्रॉक्सिमिक्स, यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और भौतिक पर्यावरण का उपयोग किया जाता है, तो वो संचार कौन सा कहलाता है? प्रॉक्सिमिक्स। अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक प्रभावी संदेश वाहक बन सकता है यदि वह छात्रों को अर्थ समझाने में सहायता करता है। प्रभावी संदेश कब बनेगा? जब छात्रों को अच्छी तरह से अर्थ समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में संचार के विफल होने का क्या कारण रहता है? कि शिक्षक छात्रों तक संदेश पहुंचाने में असमर्थ रहते हैं। यदि कोई शिक्षक कोई संदेश देना चाहता है और यदि वह छात्रों तक नहीं पहुंच पा रहा है, इसका मतलब संचार विफल हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचार अधिक प्रभावशाली हो सकता है? बहुसंवेदी यानी कि मल्टी सेंसरी अपील का प्रयोग करना। ठीक है। इसके बाद छात्रों के चेहरे की अभिव्यक्ति संचार प्रक्रिया के किस तत्व से संबंधित होती है? तो फेशियल एक्सप्रेशन जो है हमारे संदेश से पता चल जाता है कि बच्चों तक वो संदेश पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। निम्नलिखित में से कौन सा विवरण कक्षा में प्रभावी संचार पर बाधा नहीं डालता? तो एक विधि पूर्वक विवरण जो है प्रभावी संचार पर बाधा नहीं डालता। अगला क्वेश्चन है कि संचार पहलुओं का कौन सा समूह कक्षा में संचार प्रक्रिया को बाधित नहीं करता? ध्यान केंद्रित करना, उदाहरण देना, अतिशयोक्ति, यह जो है संचार प्रक्रिया को बाधित नहीं करता। ठीक है। छात्रों के चेहरे की अभिव्यक्ति संचार प्रक्रिया के किस तत्व से संबंधित होती है? तो फेशियल एक्सप्रेशन जो है हमारे संदेश से पता चल जाता है कि बच्चों तक वो संदेश पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। निम्नलिखित में से कौन सा विवरण कक्षा में प्रभावी संचार पर बाधा नहीं डालता? तो एक विधि पूर्वक विवरण जो है प्रभावी संचार पर बाधा नहीं डालता। अगला क्वेश्चन है कि संचार पहलुओं का कौन सा समूह कक्षा में संचार प्रक्रिया को बाधित नहीं करता? ध्यान केंद्रित करना, उदाहरण देना, अतिशयोक्ति, यह जो है संचार प्रक्रिया को बाधित नहीं करता। ठीक है। कुछ क्वेश्चन और भी हैं जो कि संचार से ही संबंधित हैं कि जर्नल की भांति जो प्रविष्टियां व्यक्तियों द्वारा लिखी जाती हैं उनको इंटरनेट पर पोस्ट किया जाता है, जिन पर कभी कभी कुछ लोग ऑनलाइन चर्चा करते हैं। ये सब बातें निम्न में से किसके संदर्भ में की जा रही हैं? ये किसके संदर्भ में है? वेबलॉग के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन है, मेहर बियां के अनुसार संचार में शब्द, स्वर का लहजा और शारीरिक भाषा का क्रम से कितना कितना योगदान रहता है? कितना योगदान है? तो संचार में शब्द, स्वर का लहजा और शारीरिक भाषा यानी कि 7%, 38% और 55%। अगला क्वेश्चन है, पैराफ्रासिंग एक कौशल है और यह किस को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है? अगला क्वेश्चन है, संचार प्रक्रिया में संदेश प्रेषक का एक बहुत अच्छा व्याकरण होता है। यह सक्षमता मूल रूप से किस पर आधारित होती है? यह किस पर है? वाक्यात्मक पर। ऐसा स्थान जहां इंटरनेट उपयोगकर्ता इंटरनेट के लिए वायरलेस अधिगम प्राप्त कर सकते हैं, तो यह किसका है? वाईफाई हॉटस्पॉट के माध्यम से इंटरनेट उपयोगकर्ता इंटरनेट के लिए वायरलेस अधिगम प्राप्त कर सकते हैं। आजकल आप लोग इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा करते भी हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से पैराफ्रासिंग के संदर्भ में सही है? तो ए और बी इसका सही आंसर है। यह अभी अभी सुनी हुई बात को अपने शब्दों में कहने या लिखने, इससे वक्ता को यह जानने का अवसर मिलता है कि क्या संचार प्रभावी रहा। अगला क्वेश्चन है, अतुल्यकालिक यानी कि असिंक्रोनस माध्यम का उदाहरण कौन सा है? तो समाचार पत्र। ठीक है। यानी कि अतुल्यकालिक का मतलब होता है कि जो हम फेस टू फेस चीज़ें नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा संचार में गुणार्थक शब्द कौन से हैं? तो सुस्पष्ट है, अमूर्त है, सरल है, सांस्कृतिक है। तो संचार में गुणात्मक शब्द कौन सा है? सांस्कृतिक। अगला क्वेश्चन है, संदेश के नीचे संदेश को क्या नाम दिया जाता है? देखिए आप इसमें संदेश को
क्या नाम दिया जाता है? उपग्रंथ, यानी कि उपग्रंथ की श्रेणी में इसको रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि अनुरूप जनसंचार यानी कि एनालॉग मास कम्युनिकेशन क्या है? तो यानी कि ये स्थैतिक होती है, स्टैटिक के रूप में इसको मान्यता दी जाती है। अगला क्वेश्चन है सजीव टेलीविजन व रेडियो प्रसारण जिसमें श्रोता दर्शकों की उपस्थिति आवश्यक होती है किस रूप में जानी जाती है? तो किस रूप में जानी जाएगी? ये संकेत माध्यम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन रिसाव संकेत शब्द से संबंधित है? यानी कि लीकेज क्विज से संबंधित कौन सा है? यह एक अनपेक्षित संकेत है कि कोई व्यक्ति कैसा अनुभव करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यक्ति में एक बहुत ही उन्नत भावना होती है कि वह सामाजिक दृष्टि से क्या उचित है। यह सदैव यह जानता है कि प्रत्येक सामाजिक संदर्भ में क्या कहना है। व्यक्ति में किस तरह की भाषा संबंधी क्षमता होनी चाहिए? तो क्या आएगी? व्यवहारिक। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है?